हेलो स्टूडेंट्स। द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका फिर से का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुमान असिस्टेंट प्रोफेसर। आज फिर से इस वीडियो में आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ यूसी नेट पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ, लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है, ये पेपर नंबर 2 की यूनिट नंबर 1 में है। और हम आज पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ग्रामशी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे ग्रामशी के बारे में, ग्रामशी का क्या विचार है। ठीक है, हम मूल रूप से ग्रामशी के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्रामशी जो है उनके मूल रूप से राजनीतिक विचार क्या है। ग्रामशी के मूल रूप से राजनीतिक विचार क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं ग्रामशी के बारे में कि ग्रामशी कौन है, ग्रामशी का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ग्रामशी, इनका जन्म, ग्रामशी का जन्म 1893 में हुआ। ठीक है, और यह इटली के एक विचारक थे, इटली के दार्शनिक और इटली के विचारक। इटली के महान दार्शनिक फिलोसफर का नाम था क्रोचे, वो इनके गुरु थे, उनसे ये प्रभावित थे। ठीक है, ग्रामशी के जीवन पर सबसे प्रभाव पड़ा क्रोचे का और कार्ल मार्क्स के विचारों का। कार्ल मार्क्स के विचारों का, इसलिए ग्रामशी ने आगे चल करके कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। कहां पर बनाई? इटली में बनाई 1926 में। ग्रामशी ने 1926 में इटली में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रामशी जो थे मूल रूप से देखा जाए तो एक समाजवादी थे, मार्क्सवादी थे, लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों को चेंज किया, बदलाव किया, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक और एग्जाम के तरीके से हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ग्रामशी, ग्रामशी जो है उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना भी करी है। मार्क्स से प्रभावित थे, ये मार्क्स से प्रभावित थे, ग्रामशी मार्क्स से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना करी है। उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को वैसा का वैसा नहीं अपनाया, बल्कि उसमें संशोधन किया। ग्रामशी ने मार्क्स के सिद्धांतों में संशोधन किया, बदलाव किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया ना, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसमें मार्क्स कहते हैं कि सारी इतिहास जो है ना, उसका निर्माण आर्थिक कारणों से हुआ है, तभी ग्रामशी इसको नहीं मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इस इतिहास का निर्माण हुआ है नागरिक समाज से, सिविल सोसाइटी से। नागरिक समाज से ही इतिहास का निर्माण हुआ है, ना कि आर्थिक कारणों से। बात तो मार्क्स के विचारों का उन्होंने खंडन किया है इसमें। और आर्थिक नियतिवाद जो है, आर्थिक निर्धारणवाद जो है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का उन्होंने खंडन किया कि हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या का खंडन करते हैं। हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या करते हैं? हम खंडन करते हैं। ठीक है, ये मार्क्स ने, ये किसने कहा है? ये कहा है ग्रामशी ने कहा है। ठीक है, ग्रामशी के जो मूल विचार है उनमें एक विचार है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज को मानने वाले ये प्रथम मार्क्सवादी थे। ठीक है, प्रथम मार्क्सवादी थे। और इन्होंने कहा कि जो इतिहास का जो निर्माण हुआ है वो मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि नागरिक समाज से हुआ। अब नागरिक समाज मतलब क्या होता है? सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी नागरिक समाज में क्या आता है? एग्जाम्पल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान जैसे कि चर्च, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, और मजदूरों की यूनियन, किसान यूनियन, ये है, ये कहलाती है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज कहलाता है ये। तो ये बोलते हैं ग्रामशी कि नागरिक समाज से ही इतिहास बना है, इतिहास की व्याख्या हम कर सकते हैं नागरिक समाज के आधार पर। और जो पूंजीवादी राज्य है, जो पूंजीवादी समाज है, उनका निर्माण नागरिक समाज से ही हुआ है। ठीक है ना, ग्रामशी कहते हैं कि जो
इतिहास के आर्थिक का सिद्धांत है वो पूंजीवादी राज्यों में लागू नहीं हो सकता, मुश्किल है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि जो रूस में क्रांति हुई थी 1917 की जो क्रांति हुई थी रूस में, वो ये उनका अच्छी थी क्रांति, तो क्रांति इनके साथ अच्छी थी। इस क्रांति ने समानता की स्थापना करी, मार्क्स विचारों की स्थापना करी, क्योंकि क्रांति स्वयं मार्क्स को फॉलो करते थे। लेकिन उन्होंने कुछ चेंज करके ये बताया कि यह क्रांति पूर्ण रूप से पूंजीवादी देशों में लागू नहीं हो सकती, यह क्रांति पूंजीवादी देशों में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी स्थिति अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, वहां नागरिक समाज है, वहां सिविल सोसाइटी, जबकि जो प्राचीन रूस था वहां पर जार का शासन था और जार ने इस देश को बहुत गरीब कर दिया था। इसलिए गरीब देश में तो लागू हो सकती है मार्क्सवादी क्रांति, लेकिन पूंजीवादी देश में लागू नहीं हो सकती, वहां इसका लागू होना मुश्किल है, वहां इसका लागू होना मुश्किल है, असंभव है, ऐसा ग्रामशी का मानना था। मतलब कि इन सिद्धांतों से हम क्या समझ सकते हैं, इन सिद्धांतों से समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ग्रामशी क्या थे, न मार्क्सवादी थे, उन्होंने मार्क्सवाद में नया चेंज लेके आए। वो ग्रामशी जो थे नव मार्क्सवादी थे, ग्रामशी ने नव मार्क्सवाद की स्थापना करी, ठीक है ना। जर्मनी में एक विचारधारा है जिसको सामूहिक रूप से बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, एक पर्टिकुलर विचारधारा जो कि सोशल साइंस, समाज विज्ञान की विचारधारा, इसमें समाजशास्त्री भी शामिल है, अर्थशास्त्री भी शामिल है, इसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, एक विशेष विचारधारा, ठीक है। ये हिटलर के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से हटके अमेरिका आ गई थी, लेकिन ये विचारधारा फिर से पुणे 1946 के बाद में पुणे जर्मनी में आ गई। इसी विचारधारा ने मार्क्सवाद में बदलाव किया और नव मार्क्सवाद बनाया, न्यू मार्क्सिज्म बनाया, नव मार्क्सवाद बनाया फ्रैंकफर्ट स्कूल ने, जिसकी स्थापना में ग्रामशी का योगदान है। हम यूं कह सकते हैं कि नव मार्क्सवाद जो है, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इसकी आधारशिला किसने रखी, ग्रामशी ने रखी, और ये स्कूल की जो विचारधारा है पूर्ण रूप से ग्रामशी के विचारों पर आधारित है। जो नव मार्क्सवाद है, जिसे कि हम पाश्चात्य मार्क्सवाद भी कहते हैं, क्योंकि ये पाश्चात्य पूंजीवादी देशों में लागू हो सकता है, इसको हम पाश्चात्य मार्क्सवाद भी कहते हैं। नव मार्क्सवाद को क्या कहते हैं हम, पाश्चात्य मार्क्सवाद भी कहते हैं, ठीक है ना, पाश्चात्य मार्क्सवाद भी कहते हैं। अब इसके अलावा ग्रामशी ने कहा है कि जो आधिपत्य होता है, आधिपत्य की संकल्पना क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रामशी ने एक सिद्धांत दिया जिसे इन्होंने बोला आधिपत्य की संकल्पना, आधिपत्य की संकल्पना बोला इन्होंने, क्या बोला, आधिपत्य की संकल्पना बोला। क्या कहा इन्होंने, आधिपत्य की संकल्पना क्या होती है, हम देख लेते हैं इसके अंदर। आधिपत्य की संकल्पना, आधिपत्य की संकल्पना, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आधिपत्य का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, प्रभुत्व जमाना। लेकिन यहां इसका मतलब ये नहीं है, यहां इसका मतलब ये है कि ग्रामशी के अनुसार आधिपत्य की संकल्पना मतलब ये होता है सामूहिक सलाह, सभी लोगों से सलाह लेना, सामूहिक सहमति, समाज के, राज्य के सभी अंगों, संस्थाओं की सहमति किसी मुद्दे पर लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि आधिपत्य की संकल्पना जैसे मार्क्स ने मानी है, तो उसने खाली ये कहा है जो गरीब वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, उसका साम्यवादी जो दल होगा उसका आधिपत्य होगा। लेकिन इसने इसको मना कर दिया, इसने कहा कि नहीं, सामूहिक सहमति होनी चाहिए, पूंजीपति और मजदूर दोनों में ही सहमति होनी चाहिए, जब जाकर के समाज अच्छा काम कर सकता है, जब जाके देश का विकास हो सकता है, जब जाके देश अच्छा ढंग से चल सकता है। क्योंकि पूंजीपति राज्यों में ये क्रांति होना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये चीज है इसके अंदर। और उन्होंने कहा, ग्रामशी ने, कि समाज को राह कौन दिखाता है, समाज को राह कौन दिखाता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, समाज को बुद्धिजीवी व्यक्ति राह दिखाते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को राह दिखाने में, क्रांति करने में, ऐसा ग्रामशी का मानना है। क्या मानना है,
कि समाज को सही राह कौन दिखा सकता है? समाज को सही राह कौन दिखाएगा? समाज को सही राह दिखाएगा बुद्धिशाली व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स। ठीक है, जो तर्क करते हो, जो लॉजिक देते हैं, उन्हें बुद्धिवादी बोलते हैं। उनके अनुसार बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं। ग्रामसी ने दो प्रकार के बुद्धिजीवी बताए हैं भाई, एक परंपरागत बुद्धिजीवी और एक संगठित बुद्धिजीवी। परंपरागत बुद्धिजीवी का मतलब होता है वो बुद्धिजीवी जो कि आधुनिक बुद्धिजीवी, जैसे कि आपके साम्यवादी दल, साम्यवादी लोग जो इस दल को बनाते हैं। ठीक है ना। संगठित का मतलब मैं आपको थोड़ा उल्टा बता गया। संगठित जो बुद्धिजीवी हैं उनका उदाहरण है साम्यवादी लोग, साम्यवादी दल, जो कि एक संगठन में होते हैं, एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर चलते हैं, उसको बोलते हैं संगठित बुद्धिजीवी। और परंपरागत बुद्धिजीवी कौन होता है? जो कि परंपरा से लेकर आते हैं, जिनपे की पारंपरिक विचार होते हैं, जिसमें कि रूढ़िवादी विचारों का पुट होता है जिसके अंदर, जिसमें कि रूढ़िवादी विचार भी होते हैं, जिनमें कि कुछ रूढ़िवादी विचार भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं परंपरागत बुद्धिजीवी। ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं कि एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट, महत्वपूर्ण चीज, ग्रामसी की पुस्तक कौन सी है? ग्रामसी की पुस्तक है द प्रिजन नोट, द प्रिजन नोट, कैदी के लेख, जो इन्होंने लिखी 1929 से 35 के बीच। देखो ताजु की बात कि इतने महान व्यक्ति को जेल में डाला गया और इन्होंने जेल में लिखी है एक पुस्तक, और ये प्रकाशित हुई 1971 में। ठीक है। उनकी बुक का नाम क्या है, ध्यान रखना, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि जो ग्रामसी है उनकी पुस्तक का नाम है द प्रिजन नोट्स। ग्रामसी जो महोदय हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिजन नोट। ठीक है ना। और ग्रामसी जो है इन्होंने काफी साल, 4-5 साल, 1929 से लेकर के 1935 के बीच में, ये जो साल है इन्होंने बिताए हैं जेल के अंदर। और इनकी जब मृत्यु हो गई तब वो बुक प्रकाशित हुई। तो कितने महान व्यक्ति, इनकी मृत्यु के बाद इनकी बुक प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, द प्रिजन नोट, यानी कि कैदी, प्रिजन यानी कि कैदी के नोट लिखे हुए आर्टिकल। ठीक है ना। ये उनकी पुस्तक है। अब हम बात कर लेते हैं एक नई पॉइंट की, कि जो ग्रामसी है ये बोलते हैं क्रांति के बारे में इनके विचार क्या है। ग्रामसी के क्रांति संबंधी विचार क्या है? ग्रामसी के क्रांति संबंधी, अगर हम बात करें ग्रामसी के क्रांति संबंधी विचार क्या है, तो ग्रामसी कहते हैं कि जो क्रांति होती है, क्रांति वो समाज में क्या करती है? समानता लाती है। ठीक है। ये क्रांति जो होती है इसमें दो प्रकार के युद्ध होते हैं। ग्रामसी के अनुसार इस क्रांति में दो प्रकार के युद्ध होते हैं। एक को बोलते हैं गतिशील युद्ध, और एक में होते हैं दूसरे के अंदर स्थितियों का युद्ध। स्थितियों का युद्ध, गतिशील युद्ध का मतलब होता है कि देश की तत्कालीन सरकार के खिलाफ या देश के शासन के खिलाफ, जैसे कि फ्रांस में क्रांति हुई थी लुई के खिलाफ। फ्रांस में क्रांति हुई थी, इसमें फ्रांस में नहीं, रूस के अंदर जो लेनिन ने क्रांति करी थी बोल्शेविक दल के द्वारा, जार के खिलाफ। ठीक है। दूसरा है स्थितियों पर का युद्ध। ये युद्ध जो होता है ये होता है सांस्कृतिक युद्ध। इसको बोलते हैं सामाजिक युद्ध बोल सकते हैं, समाज में युद्ध होने वाले युद्ध, इसको बोलते हैं सामाजिक युद्ध। समाज में होने वाले युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध, सोसाइटी में होने वाले युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध। ठीक है। और समाज में नियंत्रण वाले युद्ध, वैचारिक युद्ध, इसको बोलते हैं स्थिति का युद्ध, द वॉर ऑफ पोजिशंस। ठीक है। तो ये इनके क्रांति संबंधी विचार है। इन्होंने कहा कि जो अधिरचना होती है, अधिरचना सिद्धांत मार्क्स का भी है, तो इन्होंने कहा अधिरचना जो होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। समाज की अधिरचना को बांट सकते हैं तो राज्य के रूप में, अधिरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो राज्य के रूप में, और एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के रूप में। अधिरचना के दो प्रकार होते हैं, एक तो राज्य और एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। देखो बच्चों, ऐसा है कि जो ग्रामसी है इनके सिद्धांत का मौलिक जो
आधार है वो है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, जो कि मूल रूप से पूंजीपति राज्यों में, देशों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो जो ग्रामसी है, जो ग्रामसी महोदय हैं, मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए उनका जो योगदान है वो ये है पॉलिटिकल साइंस में, ग्रामसी का जो मुख्य योगदान है पॉलिटिकल साइंस में वो क्या है, ग्रामसी महोदय का जो मुख्य योगदान है पॉलिटिकल साइंस में वो क्या है, हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने नव मार्क्सवाद दिया, जिसे हम बोलते हैं पाश्चात्य मार्क्सवाद। ये नव मार्क्सवाद जो है वो युवा मार्क्स के बातों को मानता है। जब मार्क्स युवा थे तो इस सिद्धांत को वो मानते थे। ठीक है। नव मार्क्सवाद क्या मानता है? नव मार्क्सवाद मानता है, लोकतंत्र को मानता है, क्रांति के नए सिद्धांत अपनाता है, क्रांति खूनी क्रांति की बात नहीं करता है, ये बात करता है लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चेंज हो, क्रांति हो। यह सिद्धांत नव मार्क्सवाद जो है वैचारिक क्रांति को मानता है, सांस्कृतिक क्रांति को मानता है, इसे बोलते हैं नव मार्क्सवाद। ठीक है ना। नव मार्क्सवाद में मुख्य रूप से जो है ग्रामसी सिद्धांतों को माना गया है, और ये नव मार्क्सवाद जो है हीगल के सिद्धांतों से प्रभावित है, और कुछ मात्रा में नव मार्क्सवाद जो है चेतना को भी मानता है, कॉन्शियस माइंड को भी मानता है, जबकि मार्क्स जो है पूर्ण रूप से भौतिकवादी है, जबकि मार्क्सवाद जो है क्या है, पूर्ण रूप से भौतिकवादी माना गया है। और इन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में नए प्रकार के सिद्धांत को बताया कि दुनिया में जो इतिहास का निर्माण आर्थिक व्याख्या से नहीं हुआ, आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि दुनिया में जो इतिहास का निर्माण हुआ है, जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, ये नागरिक समाज के सिद्धांतों के माध्यम से हुआ है। ये नागरिक समाज में नए बदलाव हुए हैं, उन कारणों से इतिहास का निर्माण हुआ है। ग्रामसी इटली के दार्शनिक क्रोचे से प्रभावित थे। क्रोचे इटली के बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनसे प्रभावित थे ग्रामसी। ग्रामसी की पुस्तक का नाम क्या है? ग्रामसी की पुस्तक का नाम है द प्रेजेंट नोट्स। बेसिकली ये जो पुस्तक नहीं है इनकी, इनके नोट्स हैं लिखे हुए, जो बाद में 1971 में प्रकाशित हुए। जब ये जेल में थे तो उन्होंने कैदी के रूप में ये नोट्स लिखे 1929 से लेकर के 1935 के बीच में, और सरकार ने इनको जब जेल में डाला था, क्योंकि ग्रामसी ऐसे व्यक्ति थे जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। इन्होंने इटली में क्या किया, इन्होंने इटली में मार्क्सवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली सीपीआई की स्थापना करी, और यह साल था 1926। बात समझ में आ रही है कि 1926 में पहले व्यक्ति थे इटली के ग्रामसी जिन्होंने की 1926 में इटली में मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना करी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। किसने करी? ग्रामसी ने करी। और ग्रामसी ने मार्क्स के आर्थिक इतिहास के आर्थिक नियतिवाद, निर्धारणवाद का खंडन किया। इसी कारण से उन्हें बोलते हैं नव मार्क्सवादी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल जो जर्मनी का समाज विज्ञान संस्था है, उस स्कूल का संस्थापक भी मूल रूप से बौद्धिक संस्थापक ग्रामसी को माना गया है, क्योंकि ये जो स्कूल है मूल रूप से ग्रामसी के सिद्धांतों पर, नव मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित और कार्य करता है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रामसी के बारे में समझ में आया होगा। ग्रामसी भी एक समकालीन राजनीतिक दार्शनिक है भाई, ग्रामसी भी एक समकालीन दार्शनिक है, और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनका ज्यादा उम्र काल नहीं रही, बहुत कम यंग एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो कार्य किए एक महान कार्य किए, और नव मार्क्सवाद को उन्होंने स्थापित किया। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को भी कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।